जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वह आपको जीके जीएस का टॉपिक है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आपको जो टॉप 30 एमसीक्यू है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ये जो आपको सेशन है वो आपको सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको बीएसएससी हो गया, इसके अलावा आपको बीपीएससी टीचर हो गए हैं, ठीक है ना, बिहार दरोगा हो गया, या इसके अलावा किसी भी प्रकार के आप अगर डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वह आपके लिए क्या है कि काफी जो है महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। अगर आप इससे पहले के क्या है कि अगर आप 16 क्लास नहीं देखे हुए हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, कह रहा है कि बिहार विभूति उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है आपको श्री कृष्ण सिंह, उसके बाद है आपको अनुग्रह नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिंह, उसके बाद है इनमें से किसी का नहीं। तो देखिए, तो बिहार विभूति के नाम से जो है ना वो आपको अनुग्रह नारायण सिंह को क्या होता है कि आपको जाना जाता है। और एक चीज इनके बारे में याद रखिएगा कि ये बिहार के पहले क्या है कि आपको उप मुख्यमंत्री है, ठीक है ना। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि बताइए कि बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो क्या कहेंगे, तो आपको श्री अनुग्रह नारायण सिंह। उसके बाद जो है आपको श्री कृष्ण सिंह। तो श्री कृष्ण सिंह को जो है साथियों वो आपको बिहार केसरी के नाम से क्या होता है कि आपको जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न आते हैं कि बिहार केसरी के नाम से किससे जाना जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। और श्री कृष्ण मतलब सिंह जो थे वो आपको कहते हैं कि आपको बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। तो इन चीज को याद रखिएगा। ये जो सत्येंद्र नारायण सिंह है इनको जो है छोटे साहब के नाम से क्या होता है कि आपको जाना जाता है। तो देखिए, तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न आए आप इसे देख लीजिएगा। तो चलिए बिहार के मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ क्वेश्चन को जानते हैं। जैसे बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए, तो बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो बनी थी वो आपको श्रीमती राबड़ी देवी। और ये सब आपके एग्जाम में प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको बढ़िया से याद रखिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं कि बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो साथियों, बिहार के जो प्रथम दलित मुख्यमंत्री बने थे वो आपको श्री भोला पासवान शास्त्री जो थे वो आपको बने हुए थे। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में और आएंगे कि बिहार के पहले जो मुस्लिम मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे, तो वे आपको अब्दुल गफूर बने थे। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप उसे देख लीजिएगा। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। जहां भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अब चलते हैं दो में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि एशियाई देश जो है लेबनान, इसकी जो राजधानी है वो आपको कहाँ है, यही आपसे क्या है कि पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है बेरूत, हनोई, निकोसिया, साना। क्या है, साना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो ये आपको बेरूत हो जाएगा। यानी कि लेबनान की राजधानी क्या है, तो आपको बेरूत है। उसी में अगर हम पूछ देंगे कि बताइए कि हनोई किसका है, तो देखिए तो हनोई जो है वो आपको वियतनाम की क्या है कि आपको राजधानी है। निकोसिया जो है वो आपको साइप्रस की क्या है कि आपको राजधानी है। तो आपको क्या करना है कि राज्य राजधानी से जुड़ा हुआ जो प्रश्न है उसको भी आपको याद रखना है। विभिन्न देशों की जो राजधानी है उसकी जो मुद्रा है उसको आपको क्या करना है कि आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न सब जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है। तो देखिए, तो और भी जो देश है उसके भी राजधानी को आपको क्या करना है कि आपको जान लेना है, क्योंकि कई सारे देशों की राजधानी जो है आपसे एग्जाम में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो सारे देशों की राजधानी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। जैसे देखिए कि सीरिया की राजधानी क्या है, सीरिया की राजधानी। तो साथियों, सीरिया की जो राजधानी है वो आपको दशमिक है, क्या है, दशमिक है। उसके बाद जो है आपको साना, तो साना किसकी राजधानी है, तो यह आपको यमन की राजधानी, किसकी राजधानी है, यमन की राजधानी है। उसके बाद आपको इंडोनेशिया, देखिए कुछ देशों की राजधानी आप जान लीजिए। तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है ना वो आपको कहाँ है, तो ये आपको जकार्ता है। कहाँ है, जकार्ता है। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो इंडोनेशिया है, ठीक है ना, इसकी जो नई प्रस्तावित राजधानी है वह आपको कहाँ है, तो साथियों इंडोनेशिया की जो नई प्रस्तावित राजधानी है वो आपको नूसंतारा है। क्योंकि ये जो जकार्ता है वो आपको डूबने के कगार पे, इसीलिए इसकी प्रस्तावित राजधानी जो है वो आपको नूसंतारा को जो है वो आपको बनाया जाएगा। तो ये सब भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद चलिए और भी देशों की क्या है कि आपको राजधानी जो है उसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए हमारा एक द्वीपीय पड़ोसी देश है मालदीव, इसकी जो राजधानी है वो आपको माले है। क्या है,
माले हैं। तो देखिए, तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। यानी कि कुल मिलाकर बात यह हुई कि जिन भी देशों की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए, आपको अच्छे से उसको क्या करना है कि आपको याद रखना है। मतलब एशिया के जो देश है उसको याद रखना है, अफ्रीका के जो देश है उसके राजधानी, इसके अलावा आपको जो मुद्रा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो होते हैं आपको बिहार एसएससी में जो होते हैं हर हाल में इससे एक नए प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो साथियों, दो का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपको डी हो जाएगा। और इधर जो देख रहे हैं आपको वियतनाम और इंडोनेशिया, ये दोनों जो है वो आपको क्या है कि ये मतलब दक्षिण पूर्व एशिया के क्या है कि आपको देश है। और दक्षिण पूर्व एशिया में कितने राष्ट्र आते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत जो है यानी कि आसियान में जो कि आपको 10 राष्ट्र आते हैं। तो आसियान के 10 राष्ट्र कौन कौन है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो देखिए, तो उसको याद रखने के लिए आपको बताया था एक छोटा सा ट्रिक कि इस फिल्म में कथा भी बुरी नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए, तो आसियान के 10 सदस्य देश कौन कौन है उसका नाम हम बोल रहे हैं, आप उसे याद रखेंगे। तो देखिए, तो एक सबसे पहले जो है आपको इंडोनेशिया, ठीक है ना। उसके बाद आपको सिंगापुर, फिर है आपको फिलीपींस, फिलीपींस के अलावा जो हो जाएगा वो आपको लाओस, क्या है, लाओस हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा मलेशिया हो गया, मलेशिया के अलावा आपको म्यांमार हो गया, इसके अलावा कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया और आपको ब्रुनेई हो गया। तो इस प्रकार से आसियान में टोटल कितने देश है, तो आपको 10 है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपको ये है, आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, कुछ बात और है जिसको हम लोग जानेंगे। देखिए, कह रहा है कि मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली या दुरानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर जान लीजिए कि पानीपत का जो युद्ध भूमि है वो आपको हरियाणा में, कहाँ है, हरियाणा में। इस बात को आपको याद रखना है। तो देखिए, तो पानीपत का युद्ध भूमि पूछे तब, या इसके अलावे साथियों अगर हम आपसे पूछे कि कुरुक्षेत्र का जो युद्ध भूमि है वो आपको कहाँ है, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र, या इसके अलावे आपसे पूछा जाएगा कि आपको तराइन, क्या है, तराइन। तो देखिए, तो ये तीनों युद्ध भूमि जो है वो आपको कहाँ है जानते हैं, तो ये आपको हरियाणा में। तो सबसे पहला चीज आपको इसको अच्छे से याद रखना है। तो कह रहा है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है आपको मराठा शासक जो है, ठीक है ना, और आपको अहमद शाह अब्दाली के बीच कब हुआ था। देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है 1851, 1781, 1761, 1731। तो साथियों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको 1761 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाएंगे। क्या प्रश्न पूछे जाएंगे जानते हैं कि आपको, यानी कि ये जो मराठा शासक थे वो आपको कौन थे जो आपको मतलब क्या किए थे कि ये जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है उसमें हिस्सा लिए थे। तो देखिए, तो इसमें जो थे वो थे आपको सदा शिव राव भाव, क्या नाम था उनका, सदा शिव राव भाव। ये आपको मराठा शासक थे जो आपको पानीपत के तीसरी लड़ाई में क्या हुए थे कि आपको हिस्सा लिए थे। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे और पूछे जाएंगे। क्या जानते हैं कि पानीपत की कितनी लड़ाई हुई। तो साथियों पानीपत की जो है वो आपको 3 लड़ाई हुई है। एक जो है सबसे पहले आपको 1526 में हुआ है, दूसरा जो है वो आपको 1556 में हुआ है। तो देखिए, तो पानीपत का पहला जो युद्ध होता है वो आपको 1526 में किसके बीच होता है, ये भी तो पूछा जाएगा। तो देखिए, तो पानीपत का जो पहला युद्ध होता है, ठीक है ना, वो आपको बाबर, क्या है, बाबर और क्या होता है कि आपको इब्राहिम लोदी के बीच में जो है वो आपको होता है। इससे आपको याद रखना है। उसके बाद है पानीपत का जो दूसरा युद्ध है यह आपको अकबर और हेमू के बीच होता है। किसके बीच होता है, अकबर और हेमू के बीच। तो साथियों यहाँ से एक प्रश्न आएंगे कि बताइए कि पानीपत के जो आपको पहला युद्ध है उसमें जीत किसकी हुई थी। तो बाबर की जीत हुई और बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया। पानीपत के दूसरी लड़ाई में जो है आपको अकबर की जीत हुई थी और पानीपत के तीसरी लड़ाई में जो है अहमद शाह अब्दाली जो है उसकी क्या हुई थी कि आपको जीत हुई थी। और अहमद शाह अब्दाली जो है आपको ईरानी शासक जो थे आपको नादिर शाह, उसका क्या था कि आपको सेनापति रह चुका था, ठीक है ना। जब आपको क्या होता है कि नादिर शाह की क्या होती है कि 1747 में जब आपको क्या होता है कि आपको मृत्यु होती है, उसके बाद ये अफगानिस्तान का स्वतंत्र शासक बनता है। और उसी ने क्या किया था कि 1761 में जो है आपको पानीपत का तीसरा युद्ध जो है सदाशिवराव भाव से क्या किया था कि आपको लड़ा था। तो जैसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए आप उसको बढ़िया से देख लोगे। तो 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको सारे चीज समझ में आ गए होंगे। देखिए, और इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पढ़ने का मतलब ही होता है कि चेन जोड़ जोड़ कर हम क्या करें कि उसको पढ़े। चलिए आगे चलते हैं। 4 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है साथियों कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है। तो सबसे पहले एक चीज समझ आइए कि जनगणना जो है सेंसस, यह आपको संघ सूची का विषय है। क्या है, संघ सूची का विषय, इसको आपको याद रखना है। और भारत में जो जनगणना की शुरुआत होती है पहले जान लीजिए वो आपको 1872 में होती है और उस समय
भारत के जो वायसराय होते हैं वो आपको लॉर्ड मेयो होते हैं। लेकिन भारत में नियमित रूप से जो जनगणना की शुरुआत होती है 1881 में, और उस समय जो भारत के वायसराय होते हैं वो कौन होते हैं, तो आपको लॉर्ड रिपन होते हैं। और लॉर्ड रिपन को हम लोग भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं, कि आपको जनक कहते हैं। इतना बात आपको याद रखना। और भारत में जनगणना जो होती है प्रत्येक 10 वर्ष पर होती है। तो आपका जो प्रश्न कर रहा है क्या, कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो साथियों वह है आपको अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मात्र आपको 17 व्यक्ति क्या है, कि आपको प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब कि वहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति ही क्या है, कि आपको निवास करते हैं। तो यहाँ से एक बात आती है कि जनसंख्या घनत्व हम कहते हैं किसको, तो देखिए, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे देखिए, 1 वर्ग किलोमीटर, ये मतलब 1 किलोमीटर इधर हो गया, 1 किलोमीटर इधर हो गया, 1 किलोमीटर इधर हो गया, 1 किलोमीटर इधर हो गया। तो देखिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, कि आपको भुजा स्क्वायर। तो देखिए, तो ये जो देख रहे हैं ना, ये एरिया, इस एरिया में निवास करने वाले जो लोगों की औसत संख्या होगी उसी को क्या कहते हैं, तो आपको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है 2011 के अनुसार। लेकिन पूछेंगे कि सर्वाधिक जो घनत्व है, ठीक है ना, जनसंख्या का, वह आपको भारत के किस राज्य में है। तो देखिए, तो सर्वाधिक जन घनत्व वाला अगर हम राज्य कहेंगे तो वो आपको हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार। तो साथियों यहाँ से पूछा जाएगा कि बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो आपको कितना है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है साथियों 1106 व्यक्ति क्या कहेंगे, कि आपको प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है। फिर यहाँ से बात आएगी कि संघ शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। तो देखिए, तो वह है आपको दिल्ली का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम कहेंगे तो वह है आपको अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। क्या है, निकोबार द्वीप समूह। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, ये जो देख रहे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है संघ शासित प्रदेशों में। जबकि संघ शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछेंगे तो वह आपको क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिल्ली। तो देखिए, तो जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप सभी चीजों को बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना। और 2011 के जनगणना के अनुसार एक चीज याद रखिएगा नागालैंड के बारे में, कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य था जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी। सिक्किम भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला क्या है, कि आपको राज्य है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए आप उसको बढ़िया से देख लोगे। तो 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल आपको सही है। तो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए 5 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत में, ठीक है ना, रेट पे रेट बुझा ही नहीं रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। तो देखिए, तो भारत में एक बंदरगाह है, ठीक है ना, जिसका नाम है आपको कांडला बंदरगाह। उसी का नाम जो है क्या कर दिया गया जानते हैं, तो आपको यानी कि दीनदयाल पोर्ट जो है वो आपको कर दिया गया है। तो ये जो कांडला बंदरगाह है ये आपको है कहाँ, तो ये आपको गुजरात में। तो इसको आपको याद रखना है। और इधर जो देख रहे हैं कामराज बंदरगाह, यह जो है किस बंदरगाह का नया नाम है, तो यह आपको एन्नौर बंदरगाह का जो है वो आपको नया नाम है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि एन्नौर बंदरगाह या इसी का नया नाम जो है कामराज बंदरगाह, यह आपको कहाँ है, तो साथियों यह जो है आपको तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में। तो इसको याद रखना है। कोचीन बंदरगाह जो है वो आपको कहाँ है, तो ये आपको केरल में। उसके बाद है तूतीकोरिन बंदरगाह, इसका नाम जो है आपको चिदम्बरम कुछ करके जो है इसका नया नाम रखा गया है। तो ये जो तूतीकोरिन बंदरगाह है ये आपको है कहाँ, तो साथियों यह भी आपको तमिलनाडु में। क्या है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में आपको 3 बड़े बंदरगाह है। एक आपको एनोर हो गया, ठीक है ना, जिसका नया नाम कामराज बंदरगाह हो गया। एक आपको तूतीकोरिन हो गया और एक जो है आपको चेन्नई है। क्या है, चेन्नई है। तो सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं 5, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। और भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है अगर पूछा जाए तो आप बताओगे कि भारत में बड़े बंदरगाह की जो संख्या है वो आपको कितनी है जानते हैं, तो आपको 13 है, ठीक है ना। और इस 13 में जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वह कौन है, तो वो आपको मुंबई है। क्या है, मुंबई है। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है, तो क्या कहेंगे, तो वो आपको मुंबई है, ठीक है ना। तो 5 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अच्छा में देखिए, कह है कि 1939 में हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है निम्नलिखित में से किसने किया था। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ से एक बात आती है
कि फॉरवर्ड ब्लॉक इसका गठन होता कब है। देखिए, तो ये आपको 1939 में होता है। तो क्या होता है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्या करते हैं कि आपको त्यागपत्र दे देते हैं, ठीक है ना। और कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद वो क्या होते हैं कि आपको फॉरवर्ड ब्लॉक करके एक जो आपको संगठन होती है उसकी क्या करते हैं कि आपको स्थापना करते हैं कानपुर के निकट। तो ये जो सुभाष चंद्र बोस जी है, ये कांग्रेस के 2 बार क्या हुए थे कि आपको अध्यक्ष बने थे। क्या हुए थे? अध्यक्ष बने थे। एक बार बने थे 1938 में और एक बार बने थे 1939 में। तो यहाँ से एक बात आएगी कि सर 1938 में कहाँ बने थे? तो 1938 में बने थे आपको हरिपुरा अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? हरिपुरा अधिवेशन में। साथियों, हरिपुरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, गुजरात में। और 1939 में जो बने थे वो आपको त्रिपुरी अधिवेशन में। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि ये जो त्रिपुरी अधिवेशन है ये आपको है कहाँ, ठीक है ना, मतलब ये कहाँ हुआ था? तो ये आपको मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। और इसी त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने महात्मा गांधी समर्थित जो उम्मीदवार था पट्टाभी सितारमैया, उनको क्या किए थे कि आपको बुरी तरह पराजित किए थे। इससे गांधी जी बौखला गए और कहते हैं कि यह पट्टाभी सितारमैया की हार नहीं है, यह हमारी हार है। तो इस सबको आपको अच्छे से याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस जी को हम लोग देश नायक के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। और इन्होंने कई सारे नारा दिए थे, जैसे देखिए कि इन्होंने जय हिंद करके एक क्या किए थे कि आपको नारा दिए थे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जय हिंद का नारा कौन दिए थे तो क्या कहेंगे? तो आपको सुभाष चंद्र बोस जी। इसके अलावा दिल्ली चलो का नारा जो है कौन दिए थे? तो साथियों, दिल्ली चलो का जो नारा है वो जो दिए थे वो आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने ही क्या किए थे? दिए थे। तू मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी का ही नारा है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म जो होता है वो आपको 23 जनवरी कितना को होता है? आपको 1897 को होता है। इसीलिए 23 जनवरी को अब भारत सरकार जो है क्या करता है कि आपको राष्ट्रीय पराक्रम दिवस जो होते हैं वो आपको मनाते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब मनाए जाते हैं? तो साथियों, भारत में राष्ट्रीय पराक्रम दिवस जो है वो आपको मनाए जो जाते हैं वो आपको कब जानते हैं? तो आपको 23 जनवरी को किनके जन्म दिवस पर? तो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर। चलिए आइए, और भी ऑप्शन है जिस पे विचार करते हैं। सरदार पटेल, याद रखिएगा, इन्हें हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले विदेश मंत्री, इस बात को आपको याद रखना है। महात्मा गांधी, तो देखिए महात्मा गांधी जिन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, और ये 1924 में क्या हुए थे कि आपको मात्र एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। किस अधिवेशन में? तो आपको बेलगांव अधिवेशन में। और यह बेलगांव अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो साथियों, यह बेलगांव अधिवेशन जो होता है ना वो आपको कर्नाटक में हुआ रहता है, ठीक है ना। और इसी में ये क्या होता है कि एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने ही सुझाव दिया था आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को क्या कर देना चाहिए कि आपको समाप्त कर देना चाहिए। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको बिल्कुल सही आंसर है। और आप लोगों को एनालिसिस कैसी लग रही है? आप लोग अपना फीडबैक साथियों जरूर देंगे। चलिए अब चलते हैं साथ में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि मिश्रित कृषि की मुख्य स्रोत विशेषता क्या है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि मिश्रित कृषि कहते हैं किसको, ठीक है ना। तो देखिए, मिश्रित कृषि हम ऐसे कृषि को कहते हैं जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों साथ किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि नकदी और खाद्य फसल दोनों की खेती करना मिश्रित कृषि कहलाता है। तो ऐसा नहीं है। अब देखिए, अब कह रहा है एक ही खेत में एक साथ क्या है, एक ही या दो से अधिक फसलों की खेती करना जो है वो आपको मिश्रित कृषि कहलाता है। ये भी गलत है, ठीक है ना। पशुओं का पालन करना और फसलों की खेती एक साथ करना यह आपको क्या कहलाता है? तो आपको मिश्रित कृषि कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्रित कृषि कहलाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। आगे करा कि अनुक्रम में एक ही खेत में विभिन्न फसलों की क्या करना है कि आपको खेती करना। क्या करना? खेती करना। तो देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले समझिए कि आपको एक ही खेत में एक साथ मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक फसलों की जो खेती होती है वो आपको क्या कहलाती है? तो वो आपको बहुफसल कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुफसल कहलाती है, ठीक है ना। या एक ही भूमि पर एक वर्ष में एक से अधिक फसलों को उगाकर जो कृषि उत्पादन में वृद्धि किया जाता है तो उसको शस्य गहनता कहते हैं। तो जैसा भी कृषि से संबंधित प्रश्न पूछा जाए आप उसको बढ़िया से देख लोगे। तो 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो सी है, ठीक है ना, वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को, लेकिन उससे पहले आप लोग बताइए कि एनालिसिस आप लोगों को कैसी लग रही है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से क्या है कि आपको संबंधित है। तो साथियों, ये जो देख रहे हैं संपत्ति के अधिकार, इससे संबंधित अनुच्छेद जो है वो आपको 300A है। क्या है? 300A है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि संपत्ति का अधिकार पहले जो था वो आपको क्या था। तो साथियों, संपत्ति का जो अधिकार था वह पहले हमारा क्या था कि आपको मौलिक अधिकार था। मतलब क्या हुआ कि आपको
मूल अधिकार था। मूल अधिकार कहने का मतलब क्या हो गया कि आपको फंडामेंटल जो आपको राइट्स है वो था, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि संविधान में 44वां संशोधन क्या है, संविधान में 44वां संशोधन जो किया गया वो आपको कब किया गया जानते हैं? तो यह आपको 1978 में, और इसी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ जानते हैं? कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर उसको कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार के तहत क्या कर दिया गया कि 300 के अनुच्छेद में जो है आपको डाल दिया गया। तो इस प्रकार से संपत्ति का जो अधिकार है वो आपको अब कैसा अधिकार है? तो आपको विधिक अधिकार है, अर्थात अब आपको यह कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार है। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है अगला प्रश्न। साथियों कह रहा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, ठीक है ना, डॉट वर्ष में भारत रत्न जो है वो आपको दिया गया था। तो देखिए, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो भारत रत्न मिला था ना साथियों, वो आपको 1990 में, वो भी कैसे मिला था? तो आपको मरणोपरांत क्या हुए थे कि मरणोपरांत मिला था। तो यहाँ मरणोपरांत कहने का मतलब क्या हुआ कि मरने के उपरांत इन्हें मिला था, ठीक है ना। और 1990 में एक विदेशी व्यक्ति को भी मिला था जिनका नाम है आपको नेल्सन मंडेला। क्या है? नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का क्या कहा जाता था? आपको गांधी कहा जाता है, ठीक है ना। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 18 जुलाई को जो होता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा नेल्सन मंडेला दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। 1956 में बाबा साहब की क्या होती है कि आपको मृत्यु होती है। क्या होती है? मृत्यु होती है, यानी कि महापरिनिर्वाण की प्राप्ति जो है बाबा साहब को कब होता है? तो 1956 में। उसके बाद है 1909। 1909 में जो है आपको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है वो आपको आता है। 1949 में भारतीय संविधान जो होते हैं वो आपको अंगीकार किए जाते हैं। क्या है? अंगीकार किए जाते हैं। तो यहाँ से एक बात आई, भारत रत्न। तो याद रखिएगा कि भारत रत्न जो है नागरिकों को दिया जाने वाला जो है सबसे बड़ा सम्मान है। तो देखिए, तो पहला स्थान पर जो है अगर हम नागरिक सम्मान की बात करेंगे तो उसमें आपको भारत रत्न है। दूसरे स्थान की अगर हम बात करते हैं कि दूसरा स्थान पर कौन सा अवार्ड है मतलब नागरिकों को दिया जाने वाला, तो साथियों वह है आपको पद्म विभूषण है। क्या है? पद्म विभूषण है। तीसरे स्थान पर कहेंगे कौन है? तो कहेंगे आपको पद्म भूषण है। क्या है? पद्म भूषण है। और चौथे स्थान पर कहेंगे तो हो जाएगा आपको पद्म श्री है। क्या है? पद्म श्री है। तो देखिए, तो नागरिकों को दिया जाने वाला भारत में जो सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है वो आपको भारत रत्न है। दूसरा कौन है? पद्म विभूषण है। तीसरा कौन है? तो आपको पद्म भूषण है। चौथा कौन है? पद्म श्री। और ये सभी अवार्ड की जो शुरुआत होती है ना साथियों, वो आपको कब होती है? तो ये आपको 1954 में होती है। कितना में होती है? 1954 में। तो इसे आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से आइए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इन्हें भारतीय संविधान का जो है आपको जनक कहा जाता है, इन्हें महर का महात्मा कहा जाता है, इन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है, ठीक है ना। और बाबा साहब जो है, ठीक है ना, इनके बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि 1942 में ये क्या करते हैं कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना करते हैं। तो यहाँ से कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। तो साथियों अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है 1927 में, कितना में, सॉरी 1927 करे हैं, 1942 में जो होते हैं वो आपको बाबा साहब के द्वारा जो होते हैं वो आपको किए जाते हैं, ठीक है ना। और संविधान सभा में बाबा साहब जो होते हैं वो आपको अनुसूचित जाति संघ का ही क्या कहते हैं कि आपको प्रतिनिधित्व करते थे। देखिए, तो जैसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए आप उसे बढ़िया से देख लोगे। तो 9 का जो राइट आंसर है वो आपको सी हो जाएंगे। चलिए 10 में देखिए क्या कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है आपको स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है ना। उसके बाद है आपको रामकृष्ण परमहंस, उसके बाद है आपको राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको स्वामी दयानंद सरस्वती। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किए थे कि आपको 1875 में, कहता मैं 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो आपको आर्य समाज की क्या किए थे कि आपको स्थापना किए थे। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह आपको मुंबई में हुई थी। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है आपको देखिए रामकृष्ण परमहंस, तो ये आपको स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। राजा राम मोहन राय, इन्हीं के प्रयास से क्या होता है कि आपको 1829 में, कितना में, 1829 में सती प्रथा पर क्या होता है कि आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो होता है वो आपको प्रतिबंध लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? प्रतिबंध। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगाया था किसने, तो क्या कहिएगा? राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने।
ईश्वरचंद विद्यासागर, इनका जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो आपको विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनवाने में है। किसमें है? विधवा पुनर्विवाह जो आपको अधिनियम है, यह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाने में इनका जो है सबसे बड़ा क्या है कि आपको योगदान है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब बना था? तो यह आपको कब बनता है? तो आपको 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। तो इस बात को याद रखना है। इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर का था। जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप देख लीजिएगा, कभी कभी स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछ दिया जाता है, तो इनका जो मूल नाम है ना वो आपको मूल शंकर है। क्या है? मूल शंकर है। तो इस बात को आपको याद रखना है। और स्वामी विवेकानंद का मूल नाम कहेंगे तो वो आपको नरेंद्र दत्त है। तो जैसा भी एग्जाम में आए प्रश्न आप उसे देख लेंगे। तो 10 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो आपको ए है वो आपको बिल्कुल क्या है कि आपको सही है। उम्मीद है कि आपको सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए 11 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से, मतलब क्या हुआ कि हृदय का जो अध्ययन होता है ना वो आपको कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। तो वही कह रहा है कि वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बाबू वृक्क का जो अध्ययन कहलाता है वो आपको नेफ्रोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा। मस्तिष्क का अध्ययन कहेंगे तो वह आपको क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको न्यूरोलॉजी हो जाएगा। रूमेटोलॉजी कहेंगे तो गठिया का अध्ययन क्या है? गठिया का अध्ययन या गठिया से संबंधित विज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है वो आपको रूमेटोलॉजी में किया जाता है। तो इस सब आपको याद रखना है। तो देखिए, तो साइंस से जुड़ा हुआ ऐसे जो भी प्रश्न होंगे आपको बढ़िया से क्या करना है कि आपको देख लेना है। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका बिल्कुल क्या है कि आपको सही आंसर है। तो उम्मीद है कि आपको सारे चीज समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं आगे। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए, देखिए क्या कह रहा है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की, ठीक है ना, खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कह रहा है कंपोस्टिंग। क्या है? कंपोस्टिंग। उसके बाद कह रहा है आपको मैन्यूरिंग। उसके बाद है आपको मल्चिंग। ठीक है ना, क्या है? मल्चिंग। उसके बाद है आपको फर्टिलाइजिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इसे बढ़िया से याद रखेंगे। ठीक है ना। तो देखिए, तो खेती में जो होता है बहुत सारी विधि को अपनाए जाते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों की परत से जब इसको ढक दिया जाता है उसी को क्या बोला जाता है जानते हैं? तो उसको बोला जाता है आपको मलीचंग। ठीक है ना, तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 12 का राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 13 में देखिए कह रहा है कि औरंगजेब, ठीक है ना, औरंगजेब जो था एक सुन्नी कट्टर मुसलमान शासक था। ठीक है ना, मुगल बादशाह था। कह रहा है कि औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पद धारकों को क्या किया था कि आपको मिर्जा राजा का खिताब दिया था? ऑप्शन देखिए कह रहा है रत्न सिंह और उदय सिंह द्वितीय, गोविंद चौहान और राणा हमीर, उसके बाद है जयसी और जसवंत सिंह। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जयसी और जसवंत सिंह। और ऐसे भी जान लीजिए कि आपको औरंगजेब के समय में आपको सर्वाधिक हिंदू सेनापति हुआ करता था, मतलब उसके कुल सेनापति का 1/3 भाग जो होता था वो आपको हिंदू सेनापति ही हुआ करता था। तो आपको पता होगा कि ये जो जयसी है ये शिवाजी के साथ क्या किए थे कि आपको पुरंदर की संधि किया था 1665 में। कितना में किया था? 1665 में। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि पुरंदर की संधि किसके बीच हुआ था? तो आपको 1665 में, जिसमें एक तरफ जो था आपको जयसी था। क्या है? जयसी था। और दूसरी तरफ जो थे वो आपको शिवाजी थे। क्या है? शिवाजी थे। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, तो देखिए तो इसी को क्या हुआ था कि आपको ये जो औरंगजेब है उसने मिर्जा राजा का खिताब दिया था। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मिर्जा राजा का खिताब किससे दिया गया था? तो आपको जयसी और जसवंत को कौन दिया था? तो आपको औरंगजेब। तो औरंगजेब का जो शासनकाल था वह आपको क्या था? तो देखिए औरंगजेब जो है 1658 में राजा बनता है और 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इस बात को आपको याद रखना है। तो 1658 में क्या होता है कि औरंगजेब का पहली बार राज्याभिषेक होता है। दूसरी बार इसका राज्याभिषेक जो होता है वो आपको 1600 कितना में होता है? तो आपको 59 में होता है। तो यह एक ऐसा मुगल बादशाह है जिसका 2 बार क्या हुआ था कि आपको राज्याभिषेक जो है आपको हुआ था। और इस औरंगजेब को हम लोग क्या कहते हैं कि आपको आलमगीर, क्या है? आलमगीर के नाम से जानते हैं। या इसके अलावे इसको जिंदा पीर भी जो है वो आपको कहा जाता है। इसको जिंदा पीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी नैतिकता बड़ी ऊंची थी और इसने अपने बीवी के याद में क्या किया था कि आपको बीवी के मकबरा का निर्माण जो है वो आपको करवाया था। कब जानते हैं? तो आपको यानी कि 1679 के आसपास। तो आप उसे देख लीजिएगा 1679 में ही इसने क्या किया था कि आपको पुनः जजिया कर, मतलब जजिया कर जो होता है उसको क्या करता है कि आपको लागू करता है। तो 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा
वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 14 में क्या कर रहा है। तो चलिए, तो आप लोग इसका आंसर जो है दे सकते हैं कि क्या कर रहा है, ठीक है ना। प्रश्न बढ़िया है, ठीक है ना, देख लीजिए आप इसे। न्यूजीलैंड भाई हार गया है 133 पर 9 विकेट। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है 3/4 सदस्य, 1/4 सदस्य, 1/3 सदस्य, 2/3 सदस्य। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको 1/3 सदस्य। तो यहाँ से एक बात आती है कि आपको राज्यसभा आखिरकार है क्या। तो देखिए, तो राज्यसभा जो है संसद का जो है वो आपको उच्च सदन है। क्या है? उच्च सदन है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। या इसी को कहा जाता है आपको द्वितीय सदन। क्या कहा जाता है? द्वितीय सदन। चलिए, जीवन साथी .com की भाषा में इसको कहा जाता है अपर हाउस, मतलब अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? तो आपको अपर हाउस कहा जाता है। या इसी को शिक्षितों का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षितों का सदन कहा जाता है। तो जैसा भी आपके एग्जाम में पूछे देख लीजिएगा। या इसी को कहते हैं हम लोग बुजुर्गों का सदन। क्या कहते हैं? बुजुर्गों क्या क्या कहते हैं? तो आपको सदन कहते हैं, ठीक है ना। यानी बुजुर्गों का क्या कहेंगे तो आपको सदन, इसी को कहा जाता है। तो यहाँ से एक बात आती है कि राज्यसभा का गठन जो होता है वो आपको कब होता है। तो साथियों, राज्यसभा का जो गठन होता है वो आपको अप्रैल 1952 में, लेकिन इसकी पहली बैठक जो है मई 1952 में क्या होती है कि आपको बुलाए जाते हैं। तो देखिए, तो राज्यसभा के संरचना के बारे में जो उल्लेख है वो आपको आर्टिकल कितना में जानते हैं? तो आपको 80 में है। क्या है? 80 में। और यह संसद का क्या है? तो आपको उच्च सदन है, इस बात को याद रखिएगा। और अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में क्या होते हैं कि आपको 12 सदस्यों का क्या होता है कि आपको मनोनयन किया जाता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। और ये सदस्य जो होते हैं आपको कला, क्या है? कला। इसके अलावा आपको विज्ञान, क्या है? विज्ञान। इसके अलावा आपको समाज सेवा, क्या है? समाज सेवा, ठीक है ना। इसके अलावा आपको साहित्य, क्या है? साहित्य के क्षेत्र में क्या होता है कि आपको काफी आपको प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे ही लोगों को क्या होता है कि आपको राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है कि आपको मनोनीत किए जाते हैं। और इन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आपको 12 होती है। तो यहाँ से एक बात आएगी कि राज्यसभा में सदस्यों को जो मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्यों को, यह प्रक्रिया भारत में किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह आपको आयरलैंड से जो है वो आपको प्रेरित है। तो देखिए, तो आयरलैंड से आपको डीपीएसपी मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है ना, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जैसी प्रक्रिया सब जो है आपको आयरलैंड से प्रेरित है, ठीक है ना। तो जैसा भी आपके एग्जाम में प्रश्न है आप देख लेंगे। तो 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए 15 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो देखिए कह रहा है इल्तुतमिश, उसके बाद है आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। उसके बाद है आपको अलाउद्दीन खिलजी बलबन। तो देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का जो उस समय मुख्य सेनापति हुआ करता था वो आपको मलिक काफूर, क्या है? मलिक काफूर। तो देखिए, तो अलाउद्दीन खिलजी के मजबूत क्या कहेंगे सेना और मलिक काफूर का योग्य नेतृत्व, इसकी वजह से उसने क्या किया था कि दक्षिण भारत पर जो है आपको विजय अभियान क्या किया था कि आपको चलाया था, ठीक है ना। यहाँ से एक बात आती है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या है। तो देखिए, इसका शासनकाल 1296 से 1300 क्या है कि आपको मतलब कि 16 है, क्या है? 1316 है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल क्या है तो आपको 1296 से 1316 याद रखिएगा। और यह बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए जाना जाता है। इसके अलावा आपको घोड़ा दागने की प्रथा के लिए जाना जाता है। फिर है आपको बलबन। तो बलबन का शासनकाल 1265 से कितना है तो आपको 1287 है। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो बलबन है इसने क्या किया था कि आपको सिजदा और पायबोस प्रथा को शुरू किया था। किसको शुरू किया था? तो आपको सिजदा और पायबोस प्रथा जो है इसको क्या किया था कि आपको शुरू किया था। तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा ये जो बलबन है इसने फारसी का में एक जो नया त्योहार होते हैं नव वर्ष का आपको नवरोज, उसको भी क्या किया था कि आपको शुरू किया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि बताइए कि नवरोज उत्सव, ठीक है ना, इसके अलावा आपको सिजदा पायबोस जैसी प्रथा को कौन शुरू किया था तो क्या कहिएगा तो आपको बलबन। उसके बाद है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको कहा जाता है लाख बख्श। क्या कहा जाता है? लाख बख्श जो है इसको कहा जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, यह आपको दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। इसका शासनकाल 1206 से 1200 क्या है तो आपको 10 है, क्या है? 10 है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना।
फिर आपको इल्तुतमिश क्या है, इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश का शासनकाल क्या है, तो आपको 1211 से 1200 क्या है, तो आपको 36 है। तो देखो, तो ये जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है वो आपको कहा जाता है, जबकि इसके संस्थापक जो थे कौन थे, तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद है कौन था, आपको इल्तुतमिश है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको सभी चीज समझ में आ गए होंगे। तो 15 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 16 में क्या कह रहा है, आइए। कह रहा है कि अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक डॉट डॉट का आधिकारिक इतिहास है। मतलब अब्दुल हमीद लाहौरी किसके काल में रहा करते थे, यह डायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है, और उसकी जो कृति है उसका नाम है आपको बादशाहनामा। क्या है, बादशाहनामा। तो ये आपसे प्रश्न पूछे कि बादशाहनामा कौन लिखा है, तो अब्दुल हमीद लाहौरी। और ताजमहल का जो निर्माण है इसी के क्या है कि आपको देखरेख में जो है वो आपको हुआ है। तो देखिए, कह रहा है औरंगजेब, शाहजहां, हुमायूं, जहांगीर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको शाहजहां हो जाएगा। तो देखिए, तो शाहजहां के काल को हम लोग मुगल स्थापत्य कला का क्या कहते हैं, तो आपको स्वर्ण काल कहते हैं। तो शाहजहां का काल था क्या, तो 1627 से 1658 जो है इसका क्या था कि शासनकाल था। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1500 कितना था आपको 40। फिर आपको 1555 से 1556, यानी कि ये 2 टर्मों में क्या किया था कि आपको शासन किया था। जहांगीर का शासनकाल क्या है, तो आपको 1605 से जो है आपको 1627 है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो है समझ में आ गए होंगे। और औरंगजेब का शासनकाल यह क्या है, तो औरंगजेब का शासनकाल 1658 से जो है वो आपको 1707 है। तो साथियों ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो देखिए, ये जो जहांगीर है ना, तो जहांगीर के काल को कहा जाता है मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल। तो सब कुछ आपको याद रखना है कि मुगल चित्रकला क्या है, चित्रकला का क्या कहेंगे कि आपको स्वर्ण काल जो है किसके काल को कहा जाता है, तो आप कहेंगे जहांगीर के काल को, ठीक है ना। उसके बाद है मुगल स्थापत्य कला का जो है आपको स्वर्ण काल। तो देखिए, तो मुगल स्थापत्य कला जो है उसका जो है आपको स्वर्ण काल जो है किसके काल को कहा जाता है, तो साथियों मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल जो है वो आपको शाहजहां के काल को कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न है आप इसे बढ़िया से देख लोगे। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर क्या है कि आपको बी जो है वो आपको बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि सारे भाइयों को ये सभी चीज समझ में आ गए होंगे। जहां भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। हम आपकी समस्या का हर संभव जो है समाधान करेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए साथियों, कह रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था। तो देखिए, तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर जो कब्जा किया जाता है 1510 में, लेकिन हम इस गोवा को आजाद कब कराते हैं, जानते हैं पुर्तगालियों के अवैध कब्जे से, तो 19 दिसंबर 1961 को क्या होता है कि गोवा को मुक्त कराया जाता है पुर्तगालियों से। और उसके लिए एक सैन्य ऑपरेशन चलता है जिसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन विजय। क्या नाम दिया जाता है, ऑपरेशन विजय। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। ये मत समझिएगा कि ऑपरेशन विजय का संबंध केवल आपको कारगिल युद्ध से ही है, ठीक है ना। इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस जो होते हैं वो आपको मनाया जाता है, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा सा गोवा के बारे में क्या करते हैं कि आपको चर्चा करते हैं। गोवा से बहुत सारे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में जो है वो आपको आएंगे। जैसे देखिए, कह रहा है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर जो अधिकार किया गया था 1510 में, नो डाउट आप इसे बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ से ये जो आप देख रहे हैं अल्बुकर्क, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो ये जो अल्बुकर्क है इसको भारत में क्या है कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वो आपको माना जाता है। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि बताइए कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो क्या कहेंगे, अल्बुकर्क को। और ये जो देख रहे हैं भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय वह जो था कौन था, इसको भी याद रखिएगा, वो है आपको फ्रांसो डी अल्मेरा, ठीक है ना। और अल्मेरा जो है 1505 से 1509 इसका क्या था कि आपको गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल था। इसने क्या किया था कि ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की थी। मतलब कि ये जो आपको देख रहे हैं अल्मेरा, इसका यह मानना था कि हिंद महासागर से जो सटे हुए जो सारा क्षेत्र है उसमें अपना एक अलग साम्राज्य क्या करना है कि आपको स्थापित करना था। उसके इसी नीति को कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि ब्लू वाटर पॉलिसी का जो संबंध है किस समुद्र से है, तो कहेंगे हम हिंद महासागर से, ठीक है ना। आगे देखिए, अब क्या है कि गोवा को ही पुर्तगालियों ने प्रारंभ में क्या किया था कि अपना व्यापारिक केंद्रों का मुख्यालय जो है वो आपको बनाया था। और 1511 में ये जो आपको अल्बुकर्क है, क्या है, अल्बुकर्क है, उसने क्या किया था कि आपको मलक्का, और 1515 में जो होता है वो आपको हॉर्मुज पर भी क्या कर लेता है कि आपको अधिकार कर लेता है, ठीक है ना। तो अगर मैं प्रश्न पूछूं कि बताइए कि हॉर्मुज और मलक्का पर किसने अधिकार किया था, तो क्या कहेंगे, अल्बुकर्क
कर्क। और ये जो अल्बुकर्क है, इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक से क्या किया था कि आपको गोवा को छीना था। तो ये सब चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है भारत में पुर्तगाली वायसराय बनकर क्या हुआ था कि आपको आया था। तो देखिए, तो यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आएंगे कि बताइए कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो कहेंगे अल्बुकर्क को, ठीक है ना। और ये जो गोवा है, इस गोवा को पुर्तगालियों ने कैसे प्राप्त किया था, तो कहेंगे आपको बीजापुर के शासक जो यूसुफ आदिल शाह है उससे छीन कर, क्या है, छीन कर। तो देखिए, तो ये जो एनालिसिस है आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि जैसा भी प्रश्न आया आपके एग्जाम में आपसे छूटे नहीं। पूछा जाएगा कि बताइए कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने मलक्का और हरमुज पर अधिकार कर लिया था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको अल्बुकर्क ने। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। पुर्तगाली जो प्रथम वायसराय था वो आपको कौन था, तो वो आपको फ्रांसो डी अल्मेरा था। तो ऐसे बहुत सारे चीज आपके एग्जाम में आएंगे। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध, ठीक है ना, आपको क्या है जानते हैं कि करते हुए हुई थी। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, रॉलेक्ट एक्ट अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। तो साथियों, यहाँ से एक बात आती है कि साइमन कमीशन जो है आपको भारत आता कब है, तो ये आपको 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन भारत आता है। हालांकि साइमन कमीशन की जो नियुक्ति होती है ना, वो आपको 1927 में होती है। यहाँ से एक प्रश्न पूछे जाएंगे कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे। तो साथियों, साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे जानते हैं, तो आपको सर जॉन क्या थे कि आपको साइमन थे, क्या थे, साइमन थे। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न और आएंगे, क्या आएंगे, एक प्रश्न और आएंगे, क्या जानते हैं कि ये जो साइमन कमीशन है साथियों, ठीक है ना, तो साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध क्यों किया, गो बैक साइमन कमीशन का नारे क्यों दिया, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा क्यों दिया, क्योंकि साइमन कमीशन में जो टोटल सदस्य थे वो सभी के सभी अंग्रेज थे, क्या थे, अंग्रेज थे। उसमें 7 सदस्य थे, सातों के सातों सदस्य जो थे अंग्रेज थे। इसीलिए इसको कहा गया, आपको क्या जानते हैं, तो आपको व्हाइट कमीशन के नाम से जो है इसको क्या किया गया कि आपको जाना जाता है, ठीक है ना, या जाना गया। यानी कि सभी सदस्य इसके अंग्रेज थे, क्या थे, अंग्रेज थे। तो साइमन कमीशन का जोरदार विरोध हुआ था बंबई में और लाहौर में। तो लाला लाजपत राय जो थे साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो थे लाहौर में प्रदर्शन कर रहे थे। उसी दौरान उनके सर पर क्या होती है कि आपको गहरी चोट जो होती है वो आपको की जाती है। उसके 1 माह बाद ही इनकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे चीज आपको याद रखना है, ठीक ना। साइमन कमीशन भारत में क्यों आया था, तो 1919 के जो आपको भारत सरकार अधिनियम था, उसी अधिनियम के समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की क्या की गई थी कि आपको नियुक्ति की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ये आपको 1909 में आया था। रॉलेक्ट एक्ट अधिनियम ये आपको 1919 में आया था, कहता में आया था 1919 में। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और रॉलेक्ट एक्ट अधिनियम को काला कानून जो है वो आपको कहा जाता है। और कौन कहते थे, तो आपको महात्मा गांधी। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि गो बैक साइमन कमीशन का नारा कौन दिए थे। तो देखिए, गो बैक साइमन कमीशन का जो नारा दिए थे वो आपको कौन, तो आपको यूसुफ मेहर अली ने। इसके अलावा भारत छोड़ो का नारा भी जो थे वो आपको यूसुफ मेहर अली ने ही दिए थे। तो 18 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी, सॉरी क्या कहते हैं कि आपको ए हो जाएगा। इसको आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए 19 में देखिए, कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व जो है आपको किसने किया था। तो देखिए, तो प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व जो करता है वो आपको रॉबर्ट क्लाइव। तो यहाँ से एक बात आती है कि प्लासी का युद्ध लड़ा कब गया था। तो देखिए, तो यह आपको 23 जून कितना को था, आपको 1757 को। और प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो आपको रॉबर्ट क्लाइव और साथ साथ जो था वो आपको कौन था, इसके अगेन में जो था वो आपको बंगाल के नवाब जिसका नाम था आपको सिराजुद्दौला। क्या नाम था, सिराजुद्दौला। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेनापति जो है जिसका नाम है आपको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का यह सेना होता है, ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव। इसके बीच में क्या होता है कि आपको लड़ा जाता है, ठीक है ना। सिराजुद्दौला की ओर से मीर मदन जो होता है वो आपको क्या कहता है कि अंतिम समय तक युद्ध लड़ते रहता है। फिर सिराजुद्दौला को जो होता है आपको क्या होता है कि पकड़ा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि सिराजुद्दौला की हत्या जो है मीर जाफर का जो बेटा होता है मरीन, उसके कहने पर क्या होता है कि आपको करवा दिया जाता है। तो ये सब आप याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है आपको अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है ना। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत में जो होता है वो आपको मतलब पुरातत्व का जो होता है पिता कहा जाता है। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप देख लीजिएगा। और इसी प्लासी के युद्ध से क्या होता है कि आपको भारत में आपको
ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की जो नींव होती है वो आपको पड़ती है, आप इसे याद रखेंगे। और प्लासी का युद्ध जो है भागीरथी नदी के किनारे जो था वो आपको लड़ा गया था। तो ये आपको एनटीपीसी एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो आप क्या कहोगे? तो आपको भागीरथी नदी के किनारे जो था वो आपको लड़ा गया था। तो ये जो देख रहे हैं 19, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो बी है यह इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं 20 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है? तो साथियों द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स जो है वो आपको अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया और इनके लिए इन्हें क्या है कि 1997 में जो है इन्हें बुकर पुरस्कार से भी जो है वो आपको सम्मानित किया जा चुका है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि अरुंधति राय को जो है किस पुस्तक के लिए जो है आपको बुकर पुरस्कार मिला था, तो क्या कहेंगे? तो आपको यानी कि ये जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इसके लिए। तो आइए कुछ उपन्यास है और उसके लेखक का नाम भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। तो देखिए यहाँ सुनिए। तो जैसे है 2 years 8 months and 28 nights, यह कौन लिखा है? तो ये आपको सलमान जो रुश्दी है उसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद है 5 points someone, ठीक है ना। इसके अलावा हाफ गर्लफ्रेंड, यह कौन लिखा है? तो यह आपको चेतन भगत के द्वारा क्या है कि आपको लिखा गया है, ठीक है ना। उसके बाद है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, यह कौन लिखे हैं? तो ये आपको हेलेन कलर लिखे थे। देखिए बीएसएससी के एग्जाम में पुस्तक से बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है क्रिकेट ड्रोन, ये कौन लिखे हैं? तो ये आपको जतिन प्रांजपे और आपको आनंद बसु के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो कि आपको रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, यह जो आपको जसवंत राठी के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न सब जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अब चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए आज हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा को छोड़ रहे हैं। क्या है? छोड़ रहे हैं। कारण क्या है कि ऐसे में आपको वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए आज के सेशन में हम लोग क्या किए हैं कि 20 प्रश्नों का ही एनालिसिस जो है वो आपको किए हैं, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे कि कल जो है इससे आगे क्या जो प्रश्न है उसका हम लोग क्या करेंगे एनालिसिस करेंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती हो साथियों तो आप लोग अपने दोस्तों में भी इसे क्या करेंगे शेयर करेंगे। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।